कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। पहले कुमार गौरव, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस इसे कहा जा सकता है महाराष्ट्र में। अगर तीनों ही राजनीतिक दलों के इस गठबंधन को देखें तो स्तंभ की तरह, एक मुख्य प्रमुख स्तंभ की तरह यहां अजित पवार अपनी एनसीपी के साथ खड़े थे। कुमार गौरव। देखिए पूजा, मैं कुमार गौरव से आपकी बात कराता हूं। जिस तरीके से गौरव, महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, शून्य की उस जगह को भरपाई करने के लिए आपको क्या लगता है कि अजीत पवार की जगह पे अब क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जहां तक अजीत पवार का सवाल है, एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र ने खोया है और खासकर पवार परिवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जाहिर तौर पे एक शून्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एनसीपी के एक धड़े के वो बड़े नेता थे और उन्होंने अपनी जगह बनाई भी थी चुनावों से लेकर तमाम राजनीति में, और अपने चाचा से अलग होने के बाद यानी शरद पवार से अलग होने के बाद एक स्थान भी महाराष्ट्र में बनाया था। जाहिर सी बात है, राजनीतिक तौर पे आगे उनके परिवार के, उनके बच्चे के पास, उनकी पत्नी के पास विरासत कहाँ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से आप कहें तो एनसीपी खेमे की अगर बात कर लें, अभी हालांकि दुख का वक्त है, लेकिन आगे चलकर जब कुछ न कुछ उतल पुतल आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है जो बीच में चर्चा थी कि एनसीपी अब एक हो जाएगा। एनसीपी दो टुकड़ा हुआ था तो उसका एक चेहरा अजीत पवार थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी को लेकर बड़ा बदलाव, और हो सकता है कि फिर से पूरा धरा एक साथ हो जाए और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में वो आगे बढ़े, या एक प्रयास जरूर होगा दूसरे खेमे की तरफ से कि अजीत पवार की पत्नी या उनके बच्चों के पास उनकी जो राजनीतिक इतिहास रहा है या उनकी फ्यूचर की जो राजनीति है वो जाए। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि ये जो भारत में अगर राजनेताओं की बात की जाए तो अमूमन ये देखा जाता है कि ये कोई पहला क्रैश नहीं है, इस तरह के कई सारे बड़े नेताओं को भारत ने खोया है और एविएशन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला है। ये जो जहाज जिससे वो यात्रा कर रहे थे अजीत पवार, लियर जेट 45 उस जहाज का नाम है, और एक मिड साइज बिजनेस आप कह सकते हैं कि चार्टेड या बिजनेस या मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी फ्यूल टैंक जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये इस विमान को और ज़्यादा खतरनाक बना देता है। 7000 पाउंड के आसपास इसमें एविएशन फ्यूल होता है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में जब आप ये एक बार मुंबई से दुबई की यात्रा कर सकता है, दिल्ली से चेन्नई की यात्रा कर सकता है, बारामती चूंकि नज़दीक है, तो बारामती में जब टच डाउन के वक्त यानी लैंडिंग के वक्त जो ये हादसा हुआ तो इसमें फ्यूल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रही होगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान अमूमन आप देखते हैं कि फ्यूल ज़्यादा होने से जब आग लग जाती है तो जाहिर सी बात है ऐसे में किसी भी पैसेंजर का बचना मुश्किल हो जाता है। आप इतिहास को उठाकर देखें तो भारत ने एक से एक बड़े लोगों को खोया है। होमी जहांगीर भाभा 1966 से आप 66 में देख ले, जो परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको खोया। संजय गांधी की मृत्यु हुई, माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई, इसके अलावा जीएमसी बालियोगी, साइप्रियस संगमा, और लंबी सूची है। के सौंदर्या जो दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री थी, ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह, आप जानते हैं 2005 में उनकी भी मृत्यु हुई प्लेन क्रैश में। वाईएस राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। दोरजी खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मृत्यु हुई। इसके अलावा सबसे खास बात, सीडीएस, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। उसके बाद विजय रूपानी की एयर इंडिया में जो अहमदाबाद से टेक ऑफ की थी, उसमें उसके क्रैश की वजह से मृत्यु हुई। और अब अजीत पवार, तो ये एक लंबा इतिहास है, और जाहिर सी बात है कि एविएशन सेफ्टी इस देश में एक बड़ा इशू है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, और इस वजह से आम पैसेंजर्स हों या इस तरह के अजीत पवार जैसे और तमाम विजय रूपानी और उससे पहले तमाम नेता हो, ऐसे नेताओं को अकाल मृत्यु के गाल में समाना पड़ता है। और ये एक सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए, अब वो वक्त आ गया है। जी, आपको लगता है अगर पॉलिटिकल लिगेसी की बात करें, शरद पवार के पॉलिटिकल लिगेसी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि अजीत पवार की मौत के बाद पॉलिटिकल लिगेसी कहां जा रही है? देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जाहिर सी बात है शरद पवार की पॉलिटिकल जो लिगेसी थी उसमें का कुछ हिस्सा अजीत पवार अपने साथ ले गए थे। एनसीपी को तोड़कर उन्होंने अपना एनसीपी बनाया, और जाहिर सी बात है पार्टी पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे। और कामयाब ऐसे रहे कि आपने देखा होगा कि एक बार सुबह 5 बजे भी उन्होंने शपथ लिया था, हालांकि वो सरकार चल नहीं पाई, फिर तुरंत इस्तीफा हो गया, लेकिन बाद में जब पूरे ऑपरेशन के साथ वो लौटे तो अभी वो डिप्टी सीएम थे। और जाहिर सी बात है एक अच्छा खासा स्थान उन्होंने बनाया था, क्योंकि शरद पवार के बाद अगर महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी में या पवार परिवार में किसी को देखा जाता था तो सुप्रिया सुले थी, लेकिन वो उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं थी ग्राउंड में जितना अजीत पवार
जमीन पे एक्टिव थे और लोगों के बीच में सक्रिय थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है पॉलिटिकल लीगेसी की लड़ाई यहाँ आगे चलेगी। अभी वो वक्त, हालांकि उस पर चर्चा का अभी बहुत खास वक्त नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आने वाले वक्त में उस लीगेसी को जो एनसीपी का दूसरा धरा है वो ले जाने का प्रयास करेगा। अजीत पवार के जो परिवार के लोग हैं उनके पास वो चला जाए, स्वीकार्यता कितनी होती है ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, कुछ दिनों से लगातार चर्चा भी थी कि सुप्रिया सुले, अजीत पवार यानी शरद पवार परिवार जो है पूरा यूनाइट होगा और एनसीपी जो है वो पूरा मिलकर एनडीए में आ जाएगा। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, अजीत पवार वहां डिप्टी सीएम का पद जैसे संभाल रहे थे वैसे संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा इसमें आपको पॉलिटिकल शिफ्ट महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा और हो सकता है आगे चलकर ये संभावना बनती है अगर उनके परिवार और तो देख सकते हैं आप, लगातार तस्वीरें और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सभी अपनी संवेदना, अपने शोक व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, जिनका आज सुबह 8:45 बजे बारामती में विमान हादसे में जिनका निधन हो गया। हमारे साथ रमन कुमार और कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं। रमन, बात कीजिए गौरव से, क्योंकि अब आगे पार्टी की रूपरेखा, जो आप जिस तरह से आप पॉलिटिकल लेगेसी की आप बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। इस बीच कुछ बयान सामने आ रहे हैं, मैं आपके पास लौट रही हूं, एक बार उन बयानों पर नजर डाल लेते हैं।